Dear students, dear friend, welcome to देव सर जेएमएस स्टडी यूट्यूब चैनल। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हिंदी जो आपका विषय है 10th क्लास का वो पूरी विषय जानकारी हो और वो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा अंक लाए। तो हम पिछले वीडियो में मधुर भाषण के जो लेखक है गुलाब राय, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। तो आज हम क्या करेंगे, मधुर भाषण का पूरा विषय विस्तार से समझेंगे। आइए देखते हैं क्या है विषय में। आप लोग सब जानते हैं कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। मधुर भाषण किसे कहेंगे? वो भाषण, मधुर भाषण वो भाषण है जो हम ऐसे शब्द या ऐसे भाषा का प्रयोग करें जो दूसरों के मन को सांत्वना दे, अच्छे लगे सुनने में, जो हमारे मन के अनुकूल हो, इसको कहते हैं मधुर भाषा। तो चलते हैं आगे देखेंगे। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया। उसने पंच महानुभूतों अपनी बस में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है उसका विशेष अधिकार किसमें रहा है आज के समाज में? भाषा। क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो अपनी मन, विचार और आकांक्षा को हम दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। अपनी बुद्धि में जो परिवर्तन लाते हैं उस सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा के कारण ही मनुष्य बहुत उन्नति कर चुका है। भाषा के कारण मनुष्य बहुत उन्नति कर चुका है। लेकिन आप देखिए जानवरों को, जानवर जहाँ की तहाँ है। आज देखिए 2 पैर है, वो ऐसे घूम रहे हैं, है कि नहीं जानवर। लेकिन मनुष्य आज देखिए आसमान में उड़ रहा है, दूसरे ग्रह पर जा चुका है, पानी के अंदर जा रहा है, पानी के ऊपर जा रहे हैं। तो इस सब का कारण क्या है? ज्ञान हमें किससे मिलती है? भाषा। भाषा हम सीखते हैं और भाषा से हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं जिससे हमारे विकास हो जाती हैं। मनुष्य क्या करता है कि मनुष्य की जो शारीरिक बल है वो बहुत कम है जानवरों की अपेक्षा, लेकिन अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे हर चीज़ों से वो बहुत शक्तिशाली बन चुका है। मानव अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे वो अपनी जो पंच महानुभूतों हैं, जो 5 तत्व है, उन सारे चीज़ों को हम क्या कर चुके हैं? अपनी बस में, अपने नियंत्रण में कर चुके हैं। इसमें पंच महानुभूतों क्या है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये सारे पंच महानुभूतों हैं। यह सब भाषा के द्वारा ही हम क्या कर चुके हैं? इन सारी चीज़ों को अपनी आयत में, अपनी नियंत्रण में कर सके हैं। तो भाषा के द्वारा ही हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। जैसे कि आपके ज्ञान क्या करते हो, जो ज्ञान प्राप्त किए हों, जो अनुभव प्राप्त किए हों, उन सारी चीज़ों को क्या करते हो? आप दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो, दूसरे के सामने व्याख्या करते हो, ताकि वो आपको पहचाने कि आपके ज्ञान और अनुभव कितना है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न कर देता है। एक मधुर शब्द
दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द जो दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो आज समाज है वो समाज हमारे भाषा के द्वारा ही नियंत्रित है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर कोई भाषा का दुरुपयोग करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं लोगों से, समाज से, देश से। अगर ठीक उसी तरह जो भाषा है उस मधुर शब्द से हम क्या करते हैं, दो रूठे हुए मित्रों को हम मिला देते हैं और दो अच्छे मित्रों को हम इन भाषा के द्वारा ही, कटु शब्द के द्वारा ही हम क्या करते हैं, उन दोनों को अलग कर देते हैं, उन दोनों में दुश्मनी निकाल देते हैं, है कि नहीं। तो देखिए भाषा का जो विशेष कैसा है, विशेषता देखिए भाषा की विशेषता। अब प्रश्न यह है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। इसमें मैं पहले से आपको बोल चुका हूँ कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। तो इसमें वही चीज़ है कि मधुर या मिष्ट भाषा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाते हैं। हम मधुर या मिष्ट भाषा या भाषण वह है जिससे हमारे मन के अनुकूल हो और जिसमें चित्त द्रवित हो, अच्छे हो और सुनने में हमारे मन को सांत्वना दे, इसको ही कहते हैं मधुर भाषण। माधुर्य भाषा का भी एक गुण है कि नहीं। माधुर्य भाषा का एक विशेष गुण है जिसे कि हम क्या करते हैं, समाज में, देश में, कोई संगठन में हम अपना दर्जा स्थापित करते हैं। चित्त को पिघलने वाला जो आनंद आता है उसे ही माधुर्य कहते हैं। चित्त को पिघलने वाला, चिंतन को, मन को हम क्या करते हैं, पिघालते हैं। किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। तो हम उसको ही कहते हैं माधुर्य। माधुर्य मतलब मधुर, जो मधुर लगता है, हमारे मन को पिघाल देता है, कोमल कर देता है, वही तो भाषा है। हाँ, भाषा के सहारे हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है तो उसको क्या करते हैं, कोई अगर अच्छे शब्द से उसको व्याख्या कर लेते हैं तो हमको अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको कोई बुरा बोल रहा है और कोई आकर आपकी तारीफ कर लेता है तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो इसका क्या कारण है, भाषा। किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों के आकर्षण न्यूटन की तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। देखिए, वचनों का माधुर्य, हम अपनी वचनों के द्वारा ही, किस तरह के वचन, मधुर वचन, मधुर वचन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, दूसरे के हृदय की जो कुंजी होते हैं उन कुंजी को हम खोलते हैं। मान लीजिए आपके पास ताला है और एक चाबी है, तो आप ताला चाबी को कैसे खोलते हैं, ताला को कैसे खोलते हैं, चाबी के सहारे। ठीक उसी तरह अगर किसी के हृदय में वास करना है, उसके हृदय में राज करना है, रहना है, तो हम कैसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपने वचन जो है वो माधुर्य होना चाहिए। वचनों का आकर्षण न्यूटन की तत्वाकर्षण और चुंबक से भी बढ़कर है। इसमें जो गुलाब राय बोले हैं वो बहुत अच्छी बात बोले हैं कि न्यूटन की जो शक्ति है तत्वाकर्षण और चुंबककर्षण, वो दोनों से बढ़कर है। ठीक है, भाषा आप एक ऐसा भाषण दे देगा कि आपके मन मोहित हो जाएगा, है कि नहीं। तो तत्वाकर्षण से भी विशेष क्या है, भाषा। तभी तुलसीदास कहते हैं, इसमें एक पद है, वो तुलसीदास क्या कहते हैं कि कोयल काको तेत है, कागा काशो लेत, तुलसी मीठी बचन ते, जग अपनी करी लेत। तो इसमें कोयल, कोयली, आप जानते हैं कि ये पक्षी है, और एक पक्षी कोयल और एक दूसरा पक्षी है
कौवा, कौवा और कोयल, कोयल में अंतर है। अगर कोयल कुछ ना देता है, कुछ देता नहीं है, और कौवा भी कुछ देता नहीं है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में एक विशेष अंतर है। क्या है? कोयली जो है अपने शब्दों से दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन दूसरे ओर कौवा जो है जैसे ही अपनी आवाज़ करती है तो उसमें क्या होता है कि वो लोग उनको घृणा करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। कभी आपको अच्छा लगता है कौवा का आवाज़? कौवा कैसे चिल्लाता है? का का। और कोयल कू कू, है कि नहीं? कितनी अच्छी लगता है। तो तुलसी मीठी वचन ते जग अपनी करी ले। तो तुलसीदास कहते हैं कि अपनी मीठी वचनों से, अपनी माधुर्य वचनों से सारे जग को अपनी ओर कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। किसको? सारे जगत को। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों से कहते हैं और दूसरी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो एक प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उसने पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसको तुमने किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करेंगे। तो इसमें देखिए, तो जो शब्द है, भाषा है, हम दो तरीके से बोलते हैं, एक अच्छे से और एक थोड़ा कटु शब्द से। तो हम अच्छे शब्द, ऐसे दो शब्द है, एक ही है, लेकिन हम अलग अलग रूप से कहते हैं। कि हम बोलेंगे कि राम इधर आओ, और दूसरे में क्या बोलेंगे कटु से, राम इधर आओ। तो क्या ये अच्छा है? नहीं, दोनों में अंतर है। राम इधर आओ कितनी स्नेह से बोल रहे हैं, राम इधर आओ ये कैसा है? थोड़ा सा घृण भाव से आ रहा है। तो ये दोनों में अंतर आ रहा है। ठीक उसी तरह बाणभट्ट के जो एक प्रसिद्ध काव्य है जो कादंबरी, तो उसमें उनका जो मृत्यु हो गई तो उन्होंने उनको पूरा नहीं कर पाए। तो उनका जो मृत्यु का समय बहुत नज़दीक आ गया था, जिसके कारण उन्होंने उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, उनका विश्वास ऐसा लगा। और उनके दो पुत्र हैं, तो उन दोनों पुत्रों को बुलाए और पूछे कि आप सामने जो एक वृक्ष देख रहे हो तो उसमें आप किस प्रकार अपनी भाषा को व्यक्त करोगे। तो उसमें से आप उनके बड़े लड़के ने उनके जो बड़े लड़के हैं उन्होंने कहा कि शुष्क कांठ निष्ठ त्याग्रे, जो बड़े वृक्ष है वो सूखा है और वो आगे पड़ा हुआ है। दूसरे ने कहा तिरस तरुवर बिलसती पुरतः। तो इसका क्या अर्थ है कि जो बिरस का वृक्ष है वो आगे शोभा दे रही है। तो बात एक ही है, लेकिन देखो कहने का तात्पर्य, मतलब कहने में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। तो इन दोनों की बातों को देखकर बाणभट्ट ने अपनी छोटे बेटे को इस पुस्तक को पूरा करने के लिए सौंप दिया। यह तो सही रही साहित्य की शब्द संयोग की बात। साधारणतः बोलचाल में भी बड़ा अंतर होता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्रों को मिला देता है वह सच्चा साहित्यिक है। इसमें हम जो ऊपर देखे हैं बाणभट्ट की जो कादंबरी काव्य है उसमें जो दो पुत्र बोले हैं तो वो क्या है? साहित्य संयोग है, वो शब्द संयोग है, शब्दों का संयोग। इसमें अगर कोई भी विशेषण शब्द लगाकर हम बोल देंगे तो भी शब्दों का शोभा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह
हम बोलचाल में भी बड़ा बड़ा अंतर दिखाई देता है। भाव को, अगर किसी भी भाव को या विचार को हम अगर प्रभावशाली रूप से हम अगर व्यक्त कर देते हैं, किसी के सामने उसका व्याख्या करते हैं, तब उसको हम साहित्य कहते हैं। अगर हम मनुष्य किसी भी गलतफहमी से दूर दूर हुए हैं, दो मित्र, और उन दोनों को हम मिला देते हैं, तो वो ही सच्चा मित्र है। मान लीजिए कोई अच्छे से एक राजा और रानी बिखरे हुए हैं, दोनों रूठे हुए हैं, अगर उनको अच्छे से कविता और कोई अच्छी सी कहानी सुना दो, तो उसमें क्या होता है, दोनों फिर मिल जाते हैं उन सारी चीज़ों को भूल कर, है कि नहीं। तो यही होता है क्या, सच्चा साहित्यिक। साहित्यिक मतलब जानते हो, साहित्य किसे कहते हैं। अगर कोई भी भाव को, अपने मन की भाव को अगर प्रभावशाली रूप से हम क्या करेंगे, दूसरे के सामने व्यक्त कर देंगे, तो वो भी हो जाता है साहित्य। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर कर भाजन बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। इसमें कहते हैं कि अगर हमारे वार्तालाप में शिष्टता हो, आदर हो, तब समाज हमको अपनी सफलता की रास्ते की ओर ले चलते हैं। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वही बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर ही निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कंटक कटक कनक घटों की संसार की कमी नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि हम जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो समाज पर विशेष प्रभाव पड़ता है, लेकिन समाज में विशेष प्रभाव किसका पड़ता है, जिनका अच्छा बोलचाल हो, अच्छा पोशाक हो, उन लोगों का विशेष प्रभाव पड़ता है। लेकिन विष भरे कनक घटों की संसार की कमी नहीं है। इसमें कहते हैं कि इसमें है कि विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। इसमें ऐसे लोग हैं कि कुछ खास पहन लेते हैं, कुछ अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन उनके मन पर कोई उनके मन अच्छा नहीं रहता है, उनका कोई अलग सा विचार रहता है, मतलब कुछ दिखावा करते हैं और कुछ कहते हैं, तो इनको कहते हैं कि विष भरे कनक घटों। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता है। हम अगर भाषण देंगे अच्छा हैं, और क्या करेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे और क्या करेंगे, अच्छे से पोशाक पहनेंगे, तो इन सारी चीज़ों अगर क्या होता है कि हमारे जो भाषण तब पोशाक के जो गुण है तब स्थायी होगी, तब विशेष माना जाएगा, जब भाषण और मन दोनों अच्छे हो। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी की सम्यक आवश्यक है। मधुर भाषा के लिए अगर हम जो कर रहे हैं और जो करनी और कथनी में आवश्यक होना चाहिए, जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उन दोनों में समान होना चाहिए। अगर आप कुछ बोल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो ये चीज़ क्या है, गलत है। जैसे कि महात्मा गांधी को ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं कि उनके जो कस्तूरबा है स्त्री पत्नी, तो उनको बोले थे कि अगर आप नमक खाना छोड़ दोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोले कि उनके स्त्री हैं, तो बोले क्या बोले थे कि अगर ऐसे ही है तो आप बिना नमक से आप खाकर दिखाइए। तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया था गांधी जी। तो इस तरह है, करनी और कथनी में दोनों में आवश्यक है, दोनों सही होना चाहिए, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। अगर आप कर्म के लिए वचन सही होना चाहिए। अगर आपका काम क्या है, पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, कुछ झूठ काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, वो गलत होता है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आपके मम्मी बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं कि पढ़ रहे हो बेटा, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें आपका कर्म और वचन सही रहा नहीं रहा। तो
तो इसलिए वचन, कर्म में वचन की पहली सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। मधुर वचन से ही हम क्या करते हैं, विश्वास पात्र बनते हैं, और आतंक और भय को हम दूर कर देते हैं। सच्ची है। हाँ, कटुभाषी लोग से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। अगर जो कटु होते हैं, जो अच्छे नहीं बोलते हैं, जो दूसरे की चुगली करते हैं, ऐसे लोगों के सामने क्या आप दिल खोलकर बात कर पाओगे? नहीं। इनमें से थोड़ा सा आपको हिचकिचाव होगी। हाँ, नहीं रे, वो तो थोड़ा अच्छा लड़का नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, मैं उसको कैसे खुलकर बात कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो इन सारी चीज़ों को हम देखना चाहिए। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में ही है कि वह दूसरे पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो अपने विचार विमर्श में विशेष आदान प्रदान होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, भाषा की सार्थकता होनी चाहिए। जो आप भाषा बोल रहे हो उस भाषा में शुद्धता होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो उसका प्रभाव दूसरे पर विशेष रूप से पड़ेगा। जब बुरे वचन आदमी को कष्ट रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। अगर आप बुरा बोल रहे हो तो आपको लोग क्या करेंगे, रुष्ट हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। तो अगर उसी के सामने अगर कोई मधुर वचन बोल ले तो आप क्या हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। शब्दों का जादू बड़ा ज़बरदस्त होता है कि नहीं? आप शब्दों की जादू देखिए। हम ऊपर से जितने भी पढ़कर आ चुके हैं, देखिए भाषा और शब्द में क्या विशेष है। हम अच्छे को बुरे भी कर सकते हैं और बुरे को अच्छे भी कर सकते हैं। दोनों रूठे हुए लोगों को हम मिला सकते हैं और दोनों अच्छे मित्रों को हम अलग भी कर सकते हैं। किसके सहारे? शब्दों की संयोग के द्वारा। शब्दों और मधुर भाषा और शब्दों के ही द्वारा। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हो, नहीं तो मुलव्वे के सिक्के की भांति बेकार रहेगी। मुलव्वे के सिक्के मतलब नकली, जो नकली पैसा होता है। तो इसमें कहते हैं कि अगर मधुर वचन के साथ भी यह आवश्यक है कि हमारे टकसाली होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। टकसाली मतलब सच्चा, ईमानदार होना चाहिए हमारे विचार। नहीं तो क्या होगा, नकली पेशों की भांति पूरा हमारी जो भाषा है वो बेकार हो जाएगा। हृदय की मनिलता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। अगर आपका हृदय खराब है, मलिन है, तो क्या होता है, मधुर वचन के साथ कभी भी नहीं योग हो पाएगा, कभी मिलन नहीं हो पाएगा। अच्छे वचन और अच्छे बुरे दिल वाला खराब व्यक्ति, वो क्या दोनों मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि पानी और तेल मिल पाते हैं? नहीं, लेकिन वो दोनों बुरा नहीं है, अच्छे हैं। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य तब क्या होता है, वचन के अनुकूल जब कर्म भी वचनों के अनुकूल जब कर्म भी होता है तभी मनुष्य दम्य बनता है कि नहीं? हमारे वचन के अनुकूल अगर कर्म हो तो मनुष्य कहीं से कहीं चला जाता है, अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठ के पद पर पहुंचाता है। अगर आपका मन, वाणी और कर्म एक ही हो, श्रेष्ठ हो, तब आप क्या करोगे, कहीं शिखर पर पहुंच पाओगे। लेकिन इन सारे आपके वचन, मन, वाणी, कर्म, इसमें अगर फर्क दिखाई दे
अगर कोई निष्ठुर देखा जाए तब क्या होगा, आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए अपने मन, वाणी और कर्म में दृढ़ होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। हैं? फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धीरे पर पानी फिर सकता है। आ, हाँ, दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर अगर हम उसका उपकार कर रहे हैं तो उसका कोई भी विशेष नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर कोई आप उसका किसी को क्या कर रहे हो कि चिढ़ा रहे हो, फिर उसका क्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। पहले तो उसका इज्जत उछाल चुके हो हैं, तो बाद में उसकी तारीफ कर कर क्या फ़ायदा। वही बात है। वाणी की मधुरता के साथ नियमपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। अगर आप मधुर वाणी बोल रहे हैं और साथ ही बहुत सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तब उसको क्या कहेंगे, शिष्टाचार कहेंगे। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ़ करते हैं। शिष्टाचार मतलब क्या होता है, कोई क्या करता है, उसको दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ ये है सज्जनोचित व्यवहार, साधु विचारों का व्यवहार है। आप उसमें सच्चाई होना चाहिए, कोई दिखावा ना होना चाहिए। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। मधुर भाषण के साथ भी शिष्टाचार का भी मूल्य है। मधुर भाषण के बारे में आप जानते हैं, तो शिष्टाचार का भी ऐसे ही मूल्य होता है। उसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। देखिए, शिष्टाचार से हम बहुत कुछ मिलता है, और उसमें हमको हमारे कुल, हमारे परंपरा, मर्यादा और शिक्षा दीक्षा पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर कोई आप अच्छी बात बोल रहे हैं, अच्छे व्यवहार दिखा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आपको, नहीं रे पढ़ा लिखा है। अगर अच्छा नहीं बोल रहा है, बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे, उसका कुल कैसा है, वंश कैसा हैं, उनका थोड़ा मर्यादा ठीक नहीं है, ऐसे बोलेंगे। तो सोचिए, हम हमेशा सज्जनोचित व्यवहार करना चाहिए। किसी काम को करने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें शिष्टता होना जरूरी है। अगर कोई काम कर रहे हो, काम करने के पश्चात क्या करना चाहिए, हम उसको धन्यवाद देना जरूरी है, कहना जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं, उसको कोई ऐसा बात ना कही जाए कि उसके यह प्रकट हो कि हम उसके नीचा समझते हैं। अगर कोई हमारे नीचे हैं, ज़मीन से हो, जायदाद से हो, ज्ञान से हो, पढ़े लिखे से हो, तो हम उसको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि वो समझे कि वो नीचा है कि नहीं। ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपनी से कम स्थिति में लोगों को स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। हम किसी अपनी कम स्थिति में लोगों की स्वाभिमान की रक्षा करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि दूसरों की स्वाभिमान पर प्रभाव पड़े। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए, और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहने चाहिए जिससे प्रकट हो
कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उसे उसी काम के करने से दूसरे के साथ एहसास किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। वही चीज़ है, अगर जो काम कर रहे हैं हम प्रसन्नता के साथ करना चाहिए और हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि नाखुश हो, वही काम करने में क्या हो, नाखुश हो, असंतुष्ट हो। और हम किसी काम को कोई एहसान कर रहे हैं, कोई सहायता कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो कोई नीच ना दे, चीज ना दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ दे। अगर कोई हम चीज़ किसी को दे रहे हो तो उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि एहसान कर रहे हो, अच्छे भाव से दो, है कि नहीं। आपके पास आपके घर अगर कोई भिखारी आता है तो आप उसको अगर दे रहे हो, झिझक कर दे रहे हो, हाँ, नाखुश होकर दे रहे हो, असंतुष्ट होकर, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप दे रहे हैं तो उदारता से दिए, प्रसन्नता के साथ दिए दिए दियो, ताकि वो लेने वाला भी उसको अच्छा लगे। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहीं वचन दरिद्रता ना आने देनी चाहिए। आपके कर्म पर अगर उदारता हो तो उसमें अपनी वचन पर दरिद्रता आना नहीं चाहिए। वचन दरिद्र मतलब क्या होते हैं? वचन दरिद्र मतलब ये होता है कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे कि उसको बुरा लगे। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध आनी नहीं चाहिए। अगर किसी को आप कोई दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, मना करते हैं। अगर मना करने में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अधिकार और अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर मना कर रहे हो, आपके पास 10 रुपया है तो आप क्या करोगे? अगर है, उदारता के भाव से क्या बोलोगे, हाँ है। अगर थोड़ा गुस्से से बोलोगे तो क्या होगा, नहीं है मेरे पास पैसा, तो क्या होता है, इसमें उदारता नहीं आ रहा है। तो इनकार मजबूरी के ही कारण होनी चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी हो सकता है। अगर कोई आप पैसा दे रहे हो, कोई मांग रहे हैं, तो इसमें सैद्धांतिक रूप से आप कह सकते हो या आर्थिक इनकार की इसमें शिष्टता के साथ भी आप कर सकते हो और इसमें अशिष्टता भी दिखाई देता है। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ, अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आए, तुम्हारा कोई देना आता है। हाँ, तो आपको कोई अगर बोल दे, प्राय लोग क्या करते हैं, अशिष्ट से कह देते हैं, जाओ, अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है। अमुक मतलब जिसका जीवन नहीं होता है उसको कहते हैं अमुक वस्तु। घर वालों को तो जुड़ना ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए, है कि नहीं। घर वालों के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, आपके लिए कहाँ से लाए। इनकार करने में जो बातें कही जाए उसमें परायेपन का भाव ना आने देना चाहिए। अगर किसी चीज़ को आप मना कर रहे हो तो उसमें परायेपन नहीं होना चाहिए। आपके सामने जो है उसमें परायेपन मतलब अलग, दूसरे लोग, ये नहीं, भाव नहीं होना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। अगर बोलते हैं, अगर आप कोई चीज़ कोई मांग रहा है तो आप क्या करना, सॉरी मैं आपको दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा भी काम है। तो अगर आप उसको क्या बोलोगे, मुझे चाहिए, तो आएंगे, नहीं क्या करोगे, मैं नहीं दे सकता। तो इसमें दोनों की बात में क्या है, अंतर होता है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है
कि आपके लिए इसका इनकार करना पड़ रहा है। आपने यहाँ आने का, यहाँ मांगने का कष्ट किया और मैं इन विषय में आपकी सेवा ना कर सका। आप मेरे पास आए लेकिन मैं आपको कुछ दे नहीं पाया हैं। तो इस तरह का भाव प्रकट करना चाहिए। वार्तालाप में हमको व्यापार या जब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। अगर आप कोई वार्तालाप करो किसमें, व्यापारिक क्षेत्र में, है कि नहीं, अगर आपकी बातचीत अच्छी नहीं है, हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर दिखाई देता है। व्यापार कर रहे हो, कोई दुकान बाजार कर रहे हो, तो उसमें जाते हो, अगर आपके पास कोई आप गए हो और आप सब्जी बेच रहे हो, आपके पास कोई आता है, इसमें शिष्ट और अशिष्ट शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं मुझे आलू किलो कितना है, तो आप बोलेंगे नहीं 5 रुपया आलू किलो, तो आप क्या बोलेंगे, क्या घर से झगड़ा करके आया है क्या, ऐसे बोलेंगे कि नहीं। हाँ, तो अगर बोल रहे हैं कि आलू किलो क्या है, नहीं आलू किलो 10 रुपया है, 50 रुपया है, 30 रुपया है, ऐसे बोलना, तो वो क्या होता है, शिष्टता है। किंतु वह नापी तुली हो सकते हैं। निजी संबंधों की बातचीत में आत्मीयता का अभाव ना करना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। अगर बोल रहे कि आपको कोई आए आपकी दुकान पर, आप बोले कि ये कितना है, तो आप बोल देना चाहिए साफ साफ अच्छे से, थोड़ा इंतज़ार करके, थोड़ा धैर्य के साथ, आत्मीयता के साथ, हैं, कि नहीं ये 10 रुपया, ये 5 रुपया। लेकिन आप थोड़ा झिझक कर बोलेंगे तो आपकी दुकान पर कोई खरीदने नहीं आएगा दोबारा, और आप ऐसे ही अपने व्यापार में हैं नीचे चले जाओगे, हैं, आपका लाभ नहीं होगा, हानि होगी। किंतु बात इतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। हम अपनी बातों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना हमारी शक्ति है उतनी ही करना चाहिए और उनमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग समझ चुके हैं पाठ को, हमारे पाठ खत्म हो चुका है कि मधुर भाषण आप देखिए, विद्यालय में, विद्यालय में, बाजार में, कोई काम काज में, तो इसमें वार्तालाप की जो प्रक्रिया है कैसी है, वो बात हम इस पाठ में सीखे हैं। तो आप क्या करोगे 10वीं के बाद, हर लोगों का एक एक लक्ष्य अलग अलग हो जाएगा, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए और अपनी जीवन में परिवर्तन लाइए। भाषा आप सीखे हैं, तो भाषा जैसे शिष्टता हो, शिष्टाचार की तरह हो, मधुर भाषण हो, माधुर्य हो, इन सारी चीज़ों को आप क्या करना है, घर के सदस्यों के सामने प्रयोग करना है। अगर अशिष्ट शब्द, कटु शब्द बातचीत करोगे तो क्या होगा, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन आपस में क्या होगा, झगड़ा होगा और आप क्या करोगे, बिखर जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना, इसलिए पाठ है कि आप अपने जीवन में उसको ढाल पाओगे और परिवर्तन लाओगे, ना कि पढ़ के ज़्यादा अंक लाओगे। समझ में आया? ठीक है, तो हम क्या करना है, आप लोग थोड़ा सा इन कठिन शब्दार्थ को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और इन पाठ जो है मधुर भाषण उसको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना बुक से, हैं। और हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा करता हूँ आप इस विषय को अच्छे से समझे, सुने। इसीलिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले विषय को जल्द से जल्द मिल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।